बचपन से दोस्तों मैं एक अजीबोगरीब एक्सप्रेशन सुनता हुआ आ रहा हूं, यहूदी की साजिश। ये वो जुमला है जिससे मोर और लेस हर पाकिस्तानी वाकिफ है। एक जमाने में इमरान खान को यहूदी की साजिश करार दिया गया। उसके अलावा 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे को भी यहूदी की साजिश करार दिया जाता है। सो दोस्तों, इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं। टर्म सुनी होगी इंटरनेशनली, बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक वो होता है जहाँ हुकूमत की कोई कानून नहीं होती, ताकत ही नहीं होती। इसके अलावा मीडिया में कुछ प्रोग्राम्स, इनफैक्ट कभी कभी तो पूरे मीडिया को यहूदी की साजिश करार दिया जाता है। गोया हमारे मुल्क में हर बुराई के पीछे, हर गलत चीज के पीछे और हर डाउटफुल चीज के पीछे अहले यहूद का हाथ है। तो ये सब खोखली बातें हैं। नेशनल इंटरेस्ट हमारा ये है कि हम अपनी न्यूक्लियर ताकत है में उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, हमारे कश्मीर कॉज है उसको नुकसान ना पहुँचे, और फिर हमारी एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी है उसको नुकसान ना पहुँचे। कि हम क्यों उनसे को सपोर्ट करें, हिंदुस्तान के साथ मिलकर हमारे मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचे। कुछ भी हो, हर कुछ एक हफ्तों में पाकिस्तानी इस बात का जश्न जरूर मनाते होंगे, इस बात पे बिरयानी पार्टी वगैरह कुछ जरूर करते होंगे कि उनके पड़ोसी देश में कोई इजराइल जैसा देश नहीं है। अगर कोई एक उनका सबसे बड़ा पड़ोसी देश है तो वो गांधी नेहरू का देश है, जिसको 70 सालों से हम देखते आए हैं क्या ही चलता रहा है, तो वो तो सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप सोच लो इजराइल जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर कंट्री होता है, इजराइल के साथ का इजराइल का पड़ोसी देश होता, तो आज इन लोगों को अकल ठिकाने आ जानी थी। आज पाकिस्तानियों की फिर उसके बाद क्या हश्र होती, ये लोग फिर तो शायद फिलिस्तीनियों का तो अगर वो जैसे तैसे झेल जाते हैं, ये पाकिस्तानी तो इतनी देर झेल भी ना पाते। उसके बाद तो फिर पता नहीं ये लोग क्या करते क्या ना करते, किसी भी हद तक चले जाते कि भैया माफ़ कर दो लोग, तुम पाकिस्तान चाहिए पूरा पाकिस्तान ले लो, हमको एक छोटा सा खाली एक कराची भर का जिला, कोई भी कहीं भी कुछ भी एक जिला दे दो, वहीं हम रह लेंगे, लेकिन हमको छोड़ दो। इसे कुछ करते शायद। रिस्क टेकिंग को इंकरेज किया जाता है और इनिशिएटिव को भरपूर सपोर्ट दी जाती है। अगर आप दुनिया के दूसरे ममालिक को देखें, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, तो वहां पे अगर आप बिजनेस में फेल हो गए या किसी और चीज में फेल हो गए तो आपकी फैमिली, आपके मामे, चाचे, ताए, खालाएं, वो आपको इतनी लान तान करेंगे कि आप वैसी एम्बैरेसमेंट की वजह से डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक खोखली हुकूमत। अब यहाँ एक आदमी है बुगती, बैठा हुआ है डेरा बुगती में, वो हुकूमत को चैलेंज करता है। टर्म सुनी होगी इंटरनेशनली, बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक वो होता है जहाँ हुकूमत की कोई कानून नहीं होती, ताकत ही नहीं होती। वजह इजराइल की कामयाबी की है देयर स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तहकीक में यहूदियों का कोई सानी नहीं, कोई मैच नहीं। ये बात दो चीजों से साबित होती है। इस वक्त आपको ये स्क्रीन पे ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा R&D पे एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इजराइल करता है। और तो हमारी हदूद, हवाई हदूद की वायलेशन होती तो हम उनसे लड़ते, और फिर आप सोच लें कि अमेरिका और हिंदुस्तान की ताकत मिली भी हो तो हमारा एयरफोर्स क्या कर सकता था। कि सिर्फ एक 85 लाख की आबादी का छोटा सा मुल्क इतना पावरफुल, इतना इन्फ्लुएंशियल कैसे है। बाय द वे, कराची के अगर आप 3 डिस्ट्रिक्ट ले लें, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो उनकी आबादी 85 लाख से ज्यादा है। जो हुकूमत को चैलेंज कर रही है, मुल्क की सालमियत को चैलेंज कर रही है। फिर वो क्या करते हैं, गैस पाइपलाइन को उड़ाना शुरू कर देते हैं, पूरे मुल्क की गैस बंद। शुरू में तो लाइक मोस्ट पाकिस्तानीज मैं इस बात पे बिलीव करता था कि यहूदी वाकई में इतनी फारिग और वेली कौम है कि उसको हमारे जैसे मुल्कों के खिलाफ साजिश के अलावा कोई और काम है ही नहीं। सबसे बड़ी रीजन इजराइल की कामयाबी की यह है कि वहां पे रहने वाले लोग अपनी जिंदगी एक प्रिंसिपल पर गुजारते हैं जो कि है फेल फास्ट एंड फेल फॉरवर्ड। इजराइली मुआशरे में फेल होने पर शाबाशी दी जाती है। फिर बिजली, इलेक्ट्रिक पाइलॉन्स को उड़ाना शुरू कर देते हैं, बिजली बंद, रेलवे लाइन को उड़ा रहे हैं, पुलों को उड़ा रहे हैं, ब्रिजेस को उड़ा रहे हैं। फिर सुई गैस प्लांट हमारा जो सबसे कीमती गैस प्लांट है, उस पे 450 रॉकेट एक दिन में फायर करते हैं। उसके बाद आप देखें इंटरेस्टिंगली कि जो भी मुल्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे है या उसके ऊपर एक्सपेंस करता है, वो दुनिया के टॉप मुल्क हैं। और यूएई को आप देखें 0%, क्योंकि हमारी आदत यह है स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज की कि हमने हर चीज इंपोर्ट कर लेनी है। हमने ये नहीं देखना कि एक चीज के पीछे मैकेनिक्स क्या है, क्या थ्योरी है। पांचवी और आखिरी रीजन इजराइल की कामयाबी के पीछे है मिलिट्री सर्विस। इजराइल में रहने वाले हर बाशिंदे के ऊपर यह लाजमी है कि वो 2 से 3 साल मिलिट्री में सर्व करे।
ऐसा करने से इन इंडिविजुअल्स में सेल्फ रिलायंस होती है, वो नेचुरल लीडर्स बन जाते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जो बाद में उनको बिजनेस एस्टैब्लिश करने में बहुत काम आती है। सो मैंने ये देखा कि इजराइल में ऐसा क्या है कि दुनिया भर में यहूदियों की इतनी मांग है, इतनी चर्चा। और फिर फ्रंटियर कोर जो हमारी फोर्स है हुकूमत की, उसके रास्ते में चेक पोस्ट लगाते हैं कि कहीं नहीं जा सकेंगे, वो उसके लोग चेक कर रहे हैं हमारी हुकूमत की फोर्स को, और वो टफ सिचुएशंस में अपना मसले का हल बहुत ही स्मूथली निकाल लेते हैं। सो बुक बडीज, ये तो था स्टार्टअप नेशन किताब का रिव्यू। बहुत ही जबरदस्त किताब है, बहुत ही जबरदस्त लर्निंग है इसमें। दोस्तों मैं आपको एक बात कहता चलूं कि इजराइल को लेके, ज्यूज को लेके, यहूदियों को लेके जो भी हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट है वो तो है। अगर आप इजराइल की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप पर कैपिटा इजराइल में मौजूद है। इसका मतलब यह है कि हर 1400 लोगों पर एक स्टार्टअप कंपनी मौजूद है, जिसकी वजह से इजराइल में तकरीबन 6000 स्टार्टअप्स हैं। इस तरह का एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर आप नैस्डैक की बात करें, जो दुनिया की दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसमें यूएसए के बाद जो दूसरा बड़ा मुल्क है जिसकी कंपनीज लिस्टेड हैं वो इजराइल ही है। उन लेवीज को उसने उसके लश्कर बनाए हुए थे ना, उसके साथ क्या कर रहा है, फरारी कैंप खोल रहा है पूरे बलूचिस्तान में, 65 फरारी कैंप BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनाई हुई है। उसको आप साइड पे रखें। आपने जब भी किसी मसले को एनालाइज करना है, रिमेंबर, एक दाना शख्स की पहचान है कि वो हमेशा एक मसले को ऑब्जेक्टिवली देखता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे देखता है, किसी बायस की बेसिस पे नहीं देखता। अगर आपका दुश्मन भी है, उससे भी आप कुछ ऐसी चीजें सीख सकते हैं जो आपकी जिंदगी में आपको काम आए। और उनके जो गैरिजन वहाँ डेरा बुख्ती पे था, पहाड़ों पे लोग अपने डिप्लॉय करके उन पे रॉकेट और गोलियां बरसा रहे हैं फ्रंटियर कोर पे। तो ये मुझे बताएं, ये कोई मुल्क ऐसे चलता है? हम हर चीज खरीद लेते हैं और इवेंचुअली इसी वजह से हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट रहता है वो बहुत ही कम सतह पे रहता है। दूसरी बात ये कि दुनिया की जो लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, इनके R&D सेंटर्स इजराइल में ही मौजूद हैं। इनको जब भी कोई नई प्रोडक्ट बनानी होती है, ये इजराइल में डेवलप करते हैं और फिर इसको पूरी दुनिया में शिप करते हैं। उनकी की क्वालिटी ये है कि वो इनिशिएटिव और रिस्क लेने से नहीं घबराते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो फेल भी हो गए तो उनका मुआशरा उनको एक और चांस देगा, और अगर वो फिर फेल हो गए तो फिर उनको एक और चांस भी मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव एलिमेंट है इजरायली सोसाइटी का, जिसकी वजह से वो बिजनेस करने से नहीं घबराते और इवेंचुअली कामयाब हो जाते हैं। तो लिहाजा हमें एक प्राइड अगर है मुल्क को, अगर हम बनाना रिपब्लिक नहीं बनाना चाहते हैं, तो हमें ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, जो स्टेट के फेवर ही में नहीं है, इसके साथ अगर कोई निमट नहीं सकती है ना हुकूमत, तो वो बनाना रिपब्लिक है। पिछले 70-75 सालों में आप देखो दुनिया किस तरीके से बदलती रही और पाकिस्तान किस तरीके से जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। उसके अलग अलग उदाहरण आप देखो। 70 साल पीछे अगर हम जाएं तो इसमें कोई शक नहीं है, जब 47 के टाइम पे, लगभग 75 साल पहले, जब 47 के टाइम पे पाकिस्तान अलग हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उस टाइम पर इस्लामिक कंट्रीज़ में अगर हम 56-57 देशों में देखें तो जो तेल नहीं निकला था उसमें टॉप 10 देशों में आता था पाकिस्तान, क्योंकि उस समय उनके पास बांग्लादेश भी था, रिसोर्सेज भी अच्छे खासे थे, तो कम से कम टॉप 10 में या शायद टॉप 5-6 की लिस्ट में आता था ये, ठीक है ना। तभी इतना ठेकेदार बनने की इन्होंने तब से ही कोशिश करी कि हम हो सकता है ठेकेदार बन जाएं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के। लेकिन तेल निकला और ऐसा तेल निकला कि फिर और दुनिया भी पेट्रोल गाड़ियों की तरफ शिफ्ट होती गई, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ के ऊपर, LPG, सब चीज़ पे दुनिया इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई कि फिर वो जो थे सारे के सारे अरब कंट्रीज़, वो तो बन गए अरबपति, खरबपति, एकदम बादशाह, सोने की गाड़ियों में घूमने लगे। ये जहाँ थे ये वहीं रह गए। फिर इन्होंने बीच में थोड़ा सा मतलब इंडियन कार्ड खेलने की कोशिश करी। इंडियन कार्ड कैसे, मतलब सब कॉन्टिनेंट का कार्ड खेलने की कोशिश करी कि हमारे पास तो मौसम है, हमारे पास तो ये है, जो कुल मिला के जो इंडिया की चीज़ें हैं, जो एक हिंदुस्तान जिस पर गर्व कर सकता है, क्योंकि ये भी हिंदुस्तान से ही एक हिस्सा थे निकल के बने, उसमें भी इंडिया ने, उसमें आप देखो कितना बढ़िया खेल कर दिया। इंडिया आज कहाँ पहुँच गया है। और आज का पाकिस्तान भले ही हम लोगों को कमज़ोर लगता है भी, लेकिन 47 का पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा मजबूत था, अगर आप इतिहास निकाल करके देखें तो।
कम से कम भले ही ठीक है इंडिया ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन आज जिस स्थिति में पाकिस्तान है उससे कहीं नहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल था। रिसोर्सेज से लेकर, इकोनॉमी से लेकर, हर चीज़ में इंडिया जहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था उस समय जब आज़ाद हुआ था, तब क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बांग्लादेश वाले रीजन पे इकोनॉमी के चलते और बाकी जूट कॉटन इन सब चीज़ों के लिए बांग्लादेश बहुत ज़्यादा थी, और गेहूँ और बाकी फसलों के लिए हमारी डिपेंडेंसी जो थी वो पंजाब पे, यानी कि जो वेस्ट पंजाब है पाकिस्तान का, उस पर बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने धीरे धीरे उसको कवर किया, लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा थी। तो उस टाइम पे भी आप देखो ये उसमें भी फेल होगा। फिर इन्होंने धीरे से भी कोशिश करी चाइना का बहुत हिमायती बनने की, कि नहीं हम ही सबसे बड़े चाइना के दोस्त हैं, कौन ये कौन वो हम किसी को नहीं जानते, हम ही हैं सबसे बड़ा, और चाइना अगर दुनिया में नंबर 2 की पावर है तो हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको कम से कम नंबर 3 या 4 की पावर समझा जाए। ये पाकिस्तान ने कोशिश करी, हुआ क्या, उल्टा चाइना ही इनके ऊपर चढ़ा बैठा। चाइना की जिसने इसने दोस्ती करने की कोशिश करी उसको चाइना ने यदि 2 थप्पड़ मारे तो इनको चाइना ने 20 थप्पड़ मार दिए। अमेरिका के साथ में भी यही हुआ, इन्होंने पहले कोशिश करी थी एक टाइम पे कि अमेरिका के बहुत बड़े हिमायती हैं, अमेरिका को भी धोखा दिया, उनसे भी थप्पड़ खाए। फिर इन्होंने कोशिश करी तालिबान के हम बहुत बड़े हिमायती हैं, तालिबान को भी धोखा किया, उनसे तो ये बाकायदा लात घूंसे मुक्का गोलियां क्या नहीं खाते हैं, और अभी भी इनकी पिटाई उससे तो बराबर चली रही।